नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं सुनाने वाला हूँ आपको पलटवार नॉवल का 17वां पार्ट, जो कि इस नॉवल का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाकी के 16 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का 17वां पार्ट। विमल, विक्टर, हैदर और जीत सिंह अंधेरी पहुंचे। अवधूत के गैरेज के सामने के कंपाउंड में काली मेटाडोर वैन खड़ी थी, लेकिन अवधूत अभी वहां नहीं पहुंचा था। हैदर ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और धीरे से बोला, अभी 5 मिनट है। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। अवधूत की गैरहाजिरी में वर्कशॉप में काम जोरों से चल रहा था। बड़ा गैराज है, बड़ा बिजनेस है, विक्टर बोला। 24 घंटे काम चलता है। विमल खामोश रहा। हैदर बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। हौसला रख, विमल बोला। जब तक मैं हूं तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। मुझे आगे की फिक्र है, आगे पर भी मेरी बात लागू है। हैदर के चेहरे पर आश्वासन के भाव ना आए। मैं तुझे फिर याद दिलाता हूँ, अगर दफेदार बच गया तो तू नहीं बचने का, तो तेरा भाई नहीं बचने का। तू पाताल में जा छुपना, देर सबेर वो तुझे खोज निकालेगा। उसकी मौत में ही तेरी जिंदगी की इंश्योरेंस है, और वो इंश्योरेंस इस घड़ी तुझे कोई दिला सकता है तो वो मैं हूँ। मालूम है बाप। फिर खामोशी छा गई। हैदर विमल की अपेक्षा से बहुत जल्दी चिंचपोकली से वापस लौटा था, जीत सिंह के साथ। जीत सिंह जो इस ख्याल से ही थर्राया जा रहा था कि उसने सोहल के किसी काम आना था। होटल सी व्यू से 2 फरलांग दूर एक मंजिली इमारत थी, जो लोगों की निगाहों में किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का गोदाम था, लेकिन असल में वो होटल से निकासी का या खुफिया तरीके से होटल में पहुंचने का खुफिया रास्ता था। उसके फ्रंट में एक बड़ा शटर था, जो कि भीतर से बंद रहता था, इसलिए बाहर से नहीं खोला जा सकता था। बड़े शटर के बाजू में एक छोटा शटर था, जिसके पीछे एक कमरा था, और एक दूसरे दरवाजे के जरिए वो बड़े हॉल से संबंध था। शटर पर 2 भारी पैडलॉक लगे हुए थे, जिन्हें खोलने में जीत सिंह ने मुश्किल से 5 मिनट लगाए थे। उसने साबित करके दिखाया था कि जब उसने कहा था कि उस कारोबार में वो आंकड़े का उस्ताद था, तो कोई बड़ा बोल नहीं बोला था। वो ताला खुलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस गोदाम में इरफान और सुहाब का छुपाया हथियारों का जखीरा था। अब वो चारों पूरी तरह से हथियारबंद थे। आ गया, एकाएक हैदर बोला। विमल ने देखा, एक एम्बेसडर कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। थाम, वो बोला, बाहरी बात करेंगे। किधर? विमल ने एक क्षण सोचा और फिर बोला, मेटाडोर में। उसने हुज्जत की तो इशारा करना। ठीक है। हैदर एम्बेसडर की तरफ लपका। अवधूत कार से बाहर निकला तो हैदर उससे बात करने लगा। बात करने के दोनों के ढंग से साफ जान पड़ता था कि वो एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। अवधूत ने एक उड़ती निगाह उन लोगों की तरफ डाली और फिर आखिरकार सहमति में सिर हिलाया। उसने भीतर से मेटाडोर की चाबी मंगवाई और उसका पिछला दरवाज़ा खोला। तीनों मेटाडोर की ओर बढ़े। फिर खामोशी से 5 भीतर बैठ गए। विमल और अवधूत आमने सामने। दरवाज़ा बंद हो गया। तुम्हारे पास एक क्वालिस कार है, विमल बोला। सफ़ेद रंग की? नहीं। है तो सही, अवधूत अनमने भाव से बोला। नंबर SH 09 CA 1155। तुम्हें कैसे मालूम? अभी वो कार कहाँ है? मालूम नहीं। क्यों मालूम नहीं? किसी को उधार दी, वो पता नहीं उसे कहाँ ले गया। कोल्हापुर ले गया, जहाँ अगवा की वारदात की। कार पुलिस की पकड़ में आ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। अगवा? किडनैपिंग, अपहरण। मेरी क्यों खैर नहीं? मुजरिम की मदद करने वाला बराबर का मुजरिम माना जाता है। तुमने अगवा के लिए कार मुहैया कराई, इसलिए खैर नहीं। कार चोरी चली गई, मुझे नहीं मालूम कौन ले गया और किस काम के लिए इस्तेमाल किया। चोरी की थाने में रपट लिखवानी पड़ती है। आज लिखवाऊंगा, क्योंकि आज ही पता चला। मेरे पास कई कारें हैं। कॉलेज की तरफ पहले ध्यान न गया, अभी गया कि वो गायब थी, उसे कोई चुरा ले गया था। और अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ गया था। क्या? दफेदार की धौंस खाकर कार दफेदार के आदमियों को दी। ये मेटाडोर दफेदार की है, जिसे तुमने कहीं पहुंचाना है और वहां से अपनी कार को वापस लेकर आना है। तुम्हें कैसे मालूम? ये बात गलत है। तुम हो कौन? विमल ने हैदर की तरफ देखा। तूने इसे बताया नहीं मैं कौन हूँ? हैदर ने इनकार में सिर हिलाया। बाप। फिर वो अवधूत से बोला, ये सोहल है। क्या? अवधूत ने एक शशंक निगाह विमल पर डाली, फिर जोर से थूक निकली। तू तूका का दोस्त, विमल संजीदगी से बोला। तूका मेरा दोस्त,
दोस्त दोस्त के पास मदद के लिए आया। क्या मांगता है? वो फंसे कंठ से बोला। इनायत दफेदार का पता मांगता है। मेरे को नहीं मालूम। वो पता तो मालूम है जहां ये मैटाडोर पहुंचानी है और अपनी क्वालिस वापस लेकर आनी है। जरूरी नहीं वह दफेदार हो। कोई बात नहीं, ना हुआ तो मेरी किस्मत। तुम क्या करोगे? ये कोई पूछने की बात है? मैं दरिया में रह के मगर से वैर नहीं कर सकता। तूने इरफान को भी ऐसा बोला था। अभी फिर बोलता हूँ, तूने इरफान को यह भी बोला था कि मेरा साथ देना शेर की गोद से उठकर भालू की गोद में जा बैठने जैसा था। हाँ, शेर कागजी है, भालू सामने बैठा है। कागजी है ही नहीं। भाई कब का मर चुका है। दफेदार उसका हवा खड़ा करके अपना मतलब निकालता है। भाई ने खुद फोन पर से मेरे से बात की थी। बकवास, भाई मर चुका है। मेरे से बेहतर इस बात को कौन जानता हो सकता है। मैंने खुद उसे शूट किया था। दफेदार कहता है गोली गर्दन में लगी, माथे में लगी, दोनों आंखों के बीच। इसलिए लगी क्योंकि मैंने वहीं मारी। तुम्हें खबर नहीं लगी होगी कि गोली गर्दन में लगी, क्योंकि वहां अंधेरा था। कहाँ अंधेरा था? जहां तुम कहते हो तुमने उसे गोली मारी। दफेदार को कैसे मालूम वहां अंधेरा था? वो तो वहां नहीं था। जहां मैंने भाई को ढेर किया था वहां तो मेरे और भाई के सिवाय कोई भी नहीं था। ऐसा? वहां दफेदार होता तो बच गया होता, भाई के साथ ही ढेर हुआ ना पड़ा होता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सोच। वो कई क्षण खामोश रहा। मैं दफेदार से तंग हूं। आखिरकार वो धीरे से बोला, उसका खौफ खाता हूं, भाई का खौफ खाता हूं, जिसे वो दुबई में सलामत बैठा बताता है। दफेदार 2 बार मेरा जुए का अड्डा तबाह कर गया, अभी हफ्ता वसूलता है। अभी तुम बोलते हो भाई इस दुनिया में है ही नहीं, और दफेदार को भाई के पास भेजने के ख्वाहिशमंद जान पड़ते हो। तुमने दफेदार को ढेर कर दिया तो ये मेरे लिए भारी खुशी की बात होगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो बोलना मैंने तुम्हें मेरा साथ देने के लिए मजबूर किया था। वो सोचने लगा। टेम खोटी हो रहा है, विक्टर बोला। जो फैसला करना है, हैदर उतावले स्वर में बोला, जल्दी कर। क्या चाहते हो? अवधूत कठिन स्वर में बोला। वैन किधर पहुंचाने का है? विंस्टन पॉइंट, वो पनवेल से आगे। मालूम। विमल के लिए वो अप्रत्याशित जवाब था। दफेदार की वो दीदा दिलेरी बेमिसाल थी। मेरे को क्या करने का है? अवधूत बोला। विमल ने बताया। विंस्टन पॉइंट पनवेल और नेराल वाली सड़क के बीच में था। वो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका था जो पूरी तरह से पेड़ों से ढका हुआ था। उसके सबसे ऊंचे हिस्से का नाम अंग्रेजों के राज के वक्त से विंस्टन पॉइंट पड़ा हुआ था, और वहां वो बंगला था जिसकी उधर के तकरीबन लोगों को खबर तक नहीं थी, और जो अपनी मौत से पहले तक भाई की पनाहगार था, खुफिया अड्डा था। पनवेल नेराल वाली सड़क पर से गुजरते वक्त वो दिखाई तक नहीं देता था, लिहाजा किसी को वहां से उसके वजूद की पहले से खबर ना हो तो उसके लिए उसको ढूंढ पाना मुहाल था। मैटाडोर वैन अवधूत चला रहा था। वो चारों वैन में पीछे सवार थे। वैन पनवेल से गुजर रही थी। तेरा क्या ख्याल है? विमल हैदर से बोला। दफेदार वहां होगा? बाप, तेरा खुद का यही ख्याल है, हैदर बोला। तभी तो उधर का रुख है। जवाब दे। अभी उसको क्या वांदा है उस इतने सेफ टीए को अपने काम में लाने का? उसकी निगाह में तू खल्लास, होटल ढेर, होटल के साथ तेरे इरफान और सुहाब जैसे जांबाज दाएं बाएं ढेर। अभी क्या वांदा है उसको इधर? अभी बोले तो उसका छुपके रहना भी जरूरी नहीं, बार बार टीए बदलना भी जरूरी नहीं। ठीक, विंस्टन पॉइंट वाली सड़क मेरे ख्याल से आने वाली है। अवधूत मोड़ना भूल जाए। नहीं भूलेगा, मैं उसको एन चौकस समझा के रखा। ठीक, बंगले तक पहुंचने के लिए पेड़ों से ढकी 2 पहाड़ी सड़कें थी। दोनों में 500 गज का फासला था। सड़कें इतनी संकरी थी कि एक वक्त में एक ही वाहन उधर से गुजर सकता था। उस वजह से ऊपर जाने के लिए एक और लौटने के लिए दूसरी इस्तेमाल होती थी। दोनों के निचले दहानों पर बैरियर लगे हुए थे और आगे बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, आम रास्ता नहीं, बिना इजाजत आगे बढ़ना मना है, कुत्तों से सावधान। पहले वो दूसरी ऊपर से नीचे आने वाली सड़क के दहाने पर पहुंचे। वैन बैरियर के आगे रुकी। बैरियर के पहलू में एक वॉच बॉक्स था जिसकी एक खिड़की खुली थी। उसमें से एक वॉचमैन ने बाहर झांका और सख्ती से बोला, चलो चलो, इधर रुकने का नहीं है। अबे अंधा है, अवधूत बोला। ये बड़े बाप की गाड़ी है, गैरेज से रिपेयर करा के डिलीवर करने आया। दूसरी सड़क से जाने का है। क्या बोला? सुनाई नहीं दे रहा, बाहर आके बोल। वॉचमैन का सिर खिड़की से गायब हो गया। विक्टर ने निशब्द वैन का अपनी ओर का दरवाजा तनिक सरकाया और गन की नाल बाहर निकाली। वॉचमैन वॉच बॉक्स का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बैरियर से आगे ना बढ़ा। वो उसके पीछे छिटक गया। उसका दायां हाथ बेल्ट के साथ लगे हॉल्स्टर में रखी गन की मूठ पर था। थोड़ा पीछे ऐसी दूसरी सड़क है जिसे छोड़ के आया। वो उस स्वर में बोला,
गाड़ी को बैक लेने का और उधर से विक्टर ने निसंकोच उसे शूट कर दिया। फिर वो और हैदर नीचे उतरे और उन्होंने वॉचमैन को घसीटकर वॉच बॉक्स के पीछे की झाड़ियों में डाला। हैदर वापस लौटकर विमल से संबोधित हुआ। मैं यहाँ के निजाम से वाकिफ हूँ। बंगला दोबारा आबाद होने के बाद से यहाँ एक आइटम का इजाफा हुआ है। कौन सी आइटम? विमल ने पूछा। वॉचमैन के बॉक्स में एक बिना डायल का फ़ोन पड़ा है जिसमें बस रिसीवर है और एक बटन है। वैसा फ़ोन खाली 2 जनों से बात करने का जरिया होता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि दूसरा फ़ोन ऊपर बंगले में होगा। यहाँ से वॉचमैन बटन दबाता होगा तो ऊपर बजर बजता होगा और यूँ ऊपर नीचे बात होती होगी। उस फ़ोन का बिगाड़ पहले ही बिगाड़ दिया। अच्छा किया, हम इधर से ही ऊपर चलते तो कैसा रहे। मेरी यही मर्जी थी, इसलिए इधर पहुँचे थे, लेकिन अब ऐसा करना गलत होगा। एक तो ऊपर मौजूद लोग इसी बात से हैरान होंगे कि कोई गाड़ी गलत रास्ते से क्यों आ रही थी। दूसरे सोचेंगे कि वॉचमैन ने फ़ोन पर उसकी आमद की खबर क्यों न दी। अच्छा हुआ तेरी उस फ़ोन पर नज़र पड़ गई, वरना वो लोग हमारे इस्तकबाल की फुल तैयारी किए बैठे होते। अब पिछली सड़क पर वापस, वहाँ भी वॉचमैन होगा और उसे काबू में करना होगा। सब पूर्ववत वैन में सवार हुए। अवधूत ने उसे यू टर्न दिया और उसे पिछली सड़क पर पहुँचाया। अवधूत ने बैरियर के आगे वैन रोकी और हॉर्न बजाया। उधर के वॉच बॉक्स की खिड़की पहले से ही खुली थी और वॉचमैन पहले ही उधर झांक रहा था। बड़ा बाप का गाड़ी, अवधूत बोला। मालूम, वॉचमैन बोला। ऊपर पहुंचाने का है। पीछू कौन है? कोई नहीं, पीछू का डोर खोलने का है, पहले ही खुला है, दरवाज़ा खुदा के सर का। उसने भीतर से डोरी खींची जिसकी वजह से बैरियर उठ गया। उसने अवधूत को वैन से आगे बढ़ाकर वॉच बॉक्स पर लाने का इशारा किया। अवधूत ने वैन को वॉच बॉक्स तक सरकाया। वॉचमैन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसने बाजू का दरवाज़ा सरका कर खोला तो 4 गन अपनी ओर तनी पाई। खबरदार, विक्टर खूंखार लहजे में बोला, आवाज़ ना निकले। ये हर आने जाने वाले की ऊपर खबर करता होगा। विमल बोला। पूछ, दफेदार आया? विक्टर ने पूछा। वॉचमैन ने जवाब न दिया। विक्टर ने गन की नाल से उसकी नाक ठोकी। पीड़ा से बिलबिलाते वॉचमैन ने इंकार में सिर हिलाया। देख, फ़ोन है, विमल हैदर से बोला। हैदर ने वैन से उतरकर वॉच बॉक्स में झांका और वापस लौटा। है, वो बोला। विमल ने सहमति में सिर हिलाया और वॉचमैन से संबोधित हुआ। नाम बोल। वॉचमैन ने उत्तर ना दिया। विक्टर ने एक प्रचंड घूसा उसकी पसलियों में रसीद किया। वॉचमैन पीड़ा से बिलबिलाता दोहरा होने लगा तो विक्टर ने उसे वैसा ना होने दिया। उसने उसको सिर के बालों से पकड़ा और उसे उमेट कर सीधा कर दिया। बड़ा बाप कुछ बोला तेरे को? वो क्रूर भाव से बोला। साटम, पीड़ा से कराहता वॉचमैन बोला। दफेदार आएगा, विमल बोला, तो उसकी भी खबर ऊपर करेगा या उसकी खबर करना ज़रूरी नहीं? सबका खबर करना ज़रूरी। ऊपर कितने आदमी हैं? वो फिर खामोश हो गया। अभी यहीं मरना चाहता है? 6। नाम बोल। नदीम हड्डी, चिरकुट, राउत, कालिया, छत्री, सोम्या। और उसने इंकार में सिर हिलाया। इसमें से लीडर कौन है? हड्डी। दफेदार कब आएगा? मालूम नक्को। आएगा? मालूम नक्को। दफेदार को विमल अपने साथियों से संबोधित हुआ। वॉच बॉक्स में जानी पहचानी सूरत ना दिखाई दी तो वो शक करेगा। इसने वैन की आमद की ऊपर खबर ना की तो ऊपर वाले शक करेंगे, इसलिए इसका वॉच बॉक्स में ड्यूटी करते रहना ज़रूरी है। इधर इसे कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, जीत सिंह व्यग्र भाव से बोला। वॉच बॉक्स काफ़ी बड़ा है, ये खिड़की पर होगा। मैं फर्श पर बैठा गन से इसे कवर करके रखूंगा। ये कोई बेजा हरकत करेगा तो भेजा उड़ा दूंगा। गुड। हो सकता है दफेदार का भेजा उड़ाने का भी चांस दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जीत सिंह की भवें उठी। वो मेरा मुजरिम है, उसे मैं सजा दूंगा। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। अभी वॉचमैन को भीतर ले जाके इसकी और अपनी पोजीशन का रिहर्सल कर और मेरे को पक्का करने दे कि बाहर से खिड़की की तरफ झांकने पर दिखाई नहीं देगा। जीत सिंह ने आदेश का पालन किया। अब इसको बोल ऊपर वैन की आमद की खबर करे। जीत सिंह ने वॉचमैन की पसलियों में गन की नाल खुबोई। वॉचमैन को फ़ोन करता छोड़कर वो लोग वैन से आगे बढ़े। वैन सड़क के सिरे पर पहुंची तो आगे बंगला दिखाई देने लगा। 1 2 3 4 5 6, विमल बोला। 6 के 6 बाहर है। इसका एक ही मतलब हो सकता है। क्या? दफेदार भी आता ही होगा। वैन सी के आकार के बरामदों वाले बंगले के सामने जाकर रुकी। अवधूत ने इंजन बंद किया और ड्राइविंग सीट से नीचे कूदा। उसने वैन की चाबी परे खड़े नदीम हड्डी की तरफ उछाली। चाबी उसने जानबूझकर यूं उछाली कि वो उसके हाथ में आने की जगह उसके सिर पर से होती हुई बरामदे की सीढ़ियों पर जाकर गिरी। अरे माथा फिरेला है? नदीम हड्डी झुंझलाया। सॉरी, अवधूत बोला, लेकिन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर सबकी निगाहें पीछे चाबी की तरफ घूमी। एक जने ने बढ़कर चाबी उठाई। जब वो वापस घूमे तो सन्न रह गए। 2 AK-47
और एक 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल उनकी ओर तनी हुई थी। पिस्टल वाले के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड भी था। हाथ ऊपर, विमल कर्कश स्वर में बोला। सबके हाथ आसमान की तरफ उठे। हैदर, नदीम हड्डी के मुंह से निकला। मजबूरी है बाप, हैदर बोला। जाबर का जोर झेलना पड़ता है। अवधूत, मजबूरी है बाप, अवधूत बोला। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, क्या करता? नदीम हड्डी कौन है? विमल ने पूछा। कोई कुछ न बोला। हैदर ने उसकी तरफ संकेत किया। विमल ने AK-47 का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर खींचा। कई गोलियां नदीम हड्डी के पैरों के करीब जमीन से टकराई। जवाब देते मुंह दुखता है, विमल हिंसक भाव से बोला। नदीम हड्डी ने सूखे होठों पर जुबान फेरी। दफेदार कहाँ है? मालूम नहीं। इधर कब आएगा? उसने उत्तर ना दिया। विमल ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली तो पाया 1:15 बजा था। भीतर कौन है? उसने सवाल किया। कोई जवाब ना मिला। सब अभी मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं कोई नहीं, नदीम हड्डी बोला। वो भी नहीं जिसे कोल्हापुर से उठा के लाए? नहीं, मैं अभी सारे बंगले की तलाशी लूंगा। वो भीतर निकली तो तेरा तो मैं कलेजा भून के खाऊंगा। वो है कहाँ? नदीम हड्डी ने पीछे एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरी तुम लोगों से कोई अदावत नहीं। तुमने मेरे खिलाफ जो किया बहुत बुरा किया। मैं ये सोचकर तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूँ कि तुमने दफेदार का हुक्म बजाया, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। क्या? ये पक्का करना होगा कि दफेदार जब यहाँ आए तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगे। जान बख्शी की शर्त पर मालूम है तुम हामी ही भरोगे, लेकिन गारंटी के लिए हमें भी कुछ करना होगा। क्या? अभी सामने आ जाएगा। विमल ने विक्टर को सब समझाया। तुम तीनों जने हो, मुझे उम्मीद है सब सेट कर लोगे। बरोबर बाप, विक्टर इत्मीनान से बोला। फिक्र नक्को। विमल राइफल संभाले आगे बढ़ा और उस बंद दरवाजे के सामने पहुंचा जिसकी तरफ नदीम हड्डी ने इशारा किया था। दरवाजे के बाहर से कुंडी लगी थी, जिसे वापस सरकाकर उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और चौखट के भीतर कदम डाला। आगे जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसने उसके शरीर को वहीं जड़ कर दिया। वाहेगुरु, सारे जुल्मों की शिकार नीलम ही क्यों होती थी? उसके गुनाहों की सजाएं उसे क्यों मिलती थी? नीलम गठरी सी बनी परली दीवार के साथ पीठ लगाए फर्श पर बैठी हुई थी। उसके शरीर पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं थी और उसका सारा जिस्म ठंड से नीला पड़ गया जान पड़ता था। छतरी ने दफेदार की कार बंगले के सामने लाकर रोकी। नदीम हड्डी ने आगे बढ़कर कार का पिछला दरवाजा खोला। दफेदार बाहर निकला। उसने परे खड़ी मेटाडोर वैन की तरफ निगाह डाली और बोला, ये पहुंच गई? हाँ बाप। अवधूत खुद पहुंचा के गया? हाँ बाप। अपनी गाड़ी ले गया? हाँ बाप। बाकी लोग कहाँ हैं? इधर ही है। बुलाने का है? अभी नहीं। भाई कैसा है? मालूम नक्को, बंद है, देखा नहीं। अभी देखते हैं जिंदा है कि मर गई। देखते हैं अकड़फू टूटी या नहीं। दोनों बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। खोल, दफेदार ने हुक्म दिया। नदीम हड्डी ने दरवाज़ा खोला और एक बाजू हट गया। दफेदार ने भीतर कदम रखा और वहीं थमक कर खड़ा हो गया। भीतर नीलम की जगह विमल मौजूद था। उसके हाथ में थमी AK-47 राइफल दफेदार की तरफ तनी हुई थी। दफेदार ने गीला करती निगाह से नदीम हड्डी की तरफ देखा। मैं मजबूर बाप, नदीम हड्डी दयनीय स्वर में बोला। क्या मजबूरी थी? नदीम हड्डी ने अपने कमीज और जैकेट ऊपर उठाई। दफेदार ने देखा उसकी कमर के दायरे में डायनामाइट की एक स्टिक बंधी हुई थी। रिमोट किसी और के हाथ में है बाप, नदीम हड्डी बोला। वो बटन दबाएंगा, मैं उड़ जाएंगा। बाकी आदमी? ऐसी हालत में अवधूत ने धोखा दिया, वो भी मजबूर बाप। टेम ने धोखा दिया। दफेदार ने बड़े यत्न से गर्दन वापस विमल की तरफ दौड़ाई। तो जिंदा है तू? वो उदासीन भाव से बोला। वाहेगुरु की मेहर है, विमल सहज भाव से बोला। एसली क्राउन प्लाजा में तेरी जगह खालिद मरा? काला चोर मरा। ब्लास्ट के वक्त तो सीव्यू में नहीं था। 200 से ज्यादा आदमी मारे गए, करोड़ों की प्रॉपर्टी तबाह हो गई। कितने दुख की बात है कि इतना बड़ा कांड करने वाला राक्षस एक ही मौत मर सकता है। मेरी बीवी की आबरू से खिलवाड़ करने वाला चांडाल एक ही मौत मर सकता है। भाई की जगह भाई बनकर अंडरवर्ल्ड पर राज करने के सपने देखने वाला जल्लाद एक ही मौत मर सकता है। कमीने, कुत्ते, कैसे मैं तुझे तिल तिल मरता देखने का सुख पाऊं? दफेदार के मुंह से बोलना फूटा। कितने घर उजाड़े, कितनी माओ की गोद सुनी की, कितनी औरतों को बेवा किया, कितनों को यतीम बनाया, सिर्फ एक आदमी को ढेर करने के लिए। और तेरे किए वो भी ढेर ना हुआ। खुदा करे तेरी नापाक रूह जहन्नुम की आग में झुलसे। नहीं, दफेदार एक चिल्लाया। आमीन आमीन। उसने राइफल का ट्रिगर खींचा। दफेदार का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया। वो वहीं चौखट पर ढेर हो गया। विमल ने आगे बढ़कर उसकी तमाम जेबें टटोली। बरामद चीज़ों में से 2 ही उसे अपने काम की जान पड़ी। एक मोबाइल फ़ोन और एक छोटी सी नोटबुक जिसमें कुछ नाम
कुछ पते और कुछ फ़ोन नंबर दर्ज थे। वो दोनों चीज़ें उसने अपनी जेब के हवाले की और वापस नदीम हड्डी की तरफ घूमा। चल भाई, वो बोला। नदीम हड्डी को अपने आगे चलाता वो उस कमरे में पहुंचा जहां दफेदार के ड्राइवर बोगस समेत 6 साथी मौजूद थे और जहां उनके सिर पर विक्टर और हैदर मौजूद थे। विमल के इशारे पर वो दोनों उसके करीब पहुंच गए और नदीम हड्डी अपने साथियों में जा मिला। विमल की राइफल ने एक बार फिर गोलियां उगली। 7 के 7 जनों के घुटने फूट गए। बाप, ढेर होता हड्डी बोला। जान बख्शी का वादा किया, निभाया ना, विमल बोला। तभी तो बाकी जिंदगी के लिए सिर्फ अपाइज किया। डायनामाइट किसी रिमोट से जुड़ा नहीं फटेगा। हम इधर खून बहने से वैसे ही मर जाएंगे। नहीं मरोगे, साटम करके एक वॉचमैन अभी सलामत है। हमारे जाते ही वो यहाँ पहुँच जाएगा। नदीम मुझसे आगे न बोल सका। चलो, विमल बोला। वो वहाँ से बाहर निकले। बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर कंपाउंड में पहुँचे। अवधूत की कॉलेज दूसरी निकासी की सड़क पर आगे यूं खड़ी थी कि वो कंपाउंड से आगे दिखाई न दे पाती। बाप, विक्टर एकाएक बोला। मैं अभी आया। किधर जाता है? विमल तीखे स्वर में बोला। आता है ना, 1 मिनट में आता है। वो लपक कर वापस बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ गया और उस कमरे में घुसकर जहाँ 7 भावी अपाइज पड़े थे, विमल की निगाहों से ओझल हो गया। एक निरंतर गोलियां चलने की आवाज़ हुई जो एकाएक खामोश हो गई। चेहरे पर परम संतुष्टि के भाव लिए विक्टर वापस लौटा। ये क्या किया? विमल गुस्से से बोला। ठीक किया, विमल बोला। उनकी जान बख्शी का वादा बाप तूने किया था, मैंने नहीं किया था। लेकिन सांप को जिंदा छोड़ने का क्या मतलब? सांप पर दया दिखाने से क्या वो जहर उगलना छोड़ देता है, काटना छोड़ देता है? उनमें से कोई आइंदा जिंदगी उठकर पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। सांप के जख्मी हो जाने से उसका जहर नहीं बुझ जाता। भाई मर गया तो दफेदार को उसकी जगह लेना सूझ गया। अपने बुरे हाल में भी इनमें से किसी को भाई बनना सूझ सकता था। लेकिन तू फिक्र न को कर बाप, इनमें से कोई जिंदा रहने का हकदार नहीं था। फिर भी कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार मैं। इन 7 भीड़ुओं का खून मेरे सिर। विमल के जिहन में इरफान का अक्स उभरा। उसके कानों में इरफान की आवाज़ गूंजी। तू पिलपिला रहा है, तू पिलपिला रहा है, बल्कि 8 का। विमल को झटका सा लगा। वो अपने ख्यालों से उभरा। क्या एक अभी नीचू भी है ना, वो वॉचमैन? उसको नहीं, विमल ने तत्काल विरोध किया। उसको नहीं। काहे? मेरे को दफेदार का कम से कम एक आदमी सलामत चाहिए। वजह? वक्त आने दे, समझ जाएगा। पण नो पण, मैं बोला ना। ठीक है, तू बोलता है तो ठीक है। विमल खामोश रहा। अभी मेरे को, हमको कुछ और भी करने का है। और क्या करने का है? विमल की भवें उठी। मालूम पड़ेगा ना। तू जाके कॉलेज में बैठ और अवधूत को भी इधर भेज। लेकिन कहना मान बाप, वैसे जैसे मैं तेरा कहना माना। विमल आगे बढ़ा। उसे करीब आता देखकर अवधूत कार से बाहर निकला। बाप, वो बोला, मैं तेरा शुक्रगुजार जो। बाद में, अभी कंपाउंड में पहुंच, वो दोनों बुलाते हैं। सहमति में सिर हिलाता अवधूत कंपाउंड की तरफ बढ़ चला। विमल कार में नीलम के पहलू में जा बैठा। उसने आंख भरकर उसकी तरफ देखा। सत श्री अकाल सोनियो, फिर बोला। नीलम कसकर उसके साथ लिपट गई। कभी कोई सुख न दिया मैंने तुझे, विमल भर्राए कंठ में बोला। क्यों न दिया? इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ। साली मिडल फेल, हर बात का कोई उजला पहलू ढूंढ लेती है। मिडल फेल नहीं, पास 100 बार बताया। मालूम क्या, मैं हमेशा दहशत में रहता था कि हमारे घर संसार को आग न लगे। लेकिन ये संसार तो ऐसा घर है जिसमें पहले से ही आग लगी है। अगर चलते घर में ही बसेरा करना है तो तू मेरे से अलग किस लिए? सूरज हमारे से अलग किस लिए? अब हम जिए या मरे, तीनों एक साथ रहेंगे। सच? हाँ। हाय, मेरी इतनी अच्छी किस्मत मेरी। अब हम कहाँ रहेंगे? होटल में नहीं। होटल में रह के कहीं घर बसता है? होटल तो खत्म हो गया। क्या? और होटल के संगी साथी भी, इरफान, सुहाब, सब। हाय रब्बा, क्या हुआ? बताऊंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो होटल में रहने की चॉइस तो अपने आप ही खत्म हो गई। कहाँ रहेंगे हम? जहाँ वाहिगुरु रखेगा, जहाँ दाना पानी होगा वहाँ रहेंगे। जिसके सब शरणागत है, जेवड़ भावे तेवड़ होए। जैसा उसे भाता है वैसा ही होता है। हाँ जी, ज्यों जज सभी शरण तुम्हारी, सरल चित तुत पासे। हाँ जी। जानती है यहाँ से सीधे हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? विखरोली। वहाँ क्या है? वहाँ एक लेडीज़ की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। उसमें कोमल नाम की एक लड़की है। उस लड़की के पास हमारा सूरज है। हम सूरज से मिलेंगे आज ही। हाय, कैसा लगता होगा? तेरे जैसा ही लगता होगा। नहीं, तुम्हारे जैसा। अच्छा, हम दोनों जैसा। अब तो। तभी पीछे से एक भीषण आवाज़ हुई। विमल ने हड़बड़ाकर घूमकर देखा। बंगले से आग की लपटें उठ रही थी। समाप्त।
तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवल का आखिरी भाग। पूरा नॉवल आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।